गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसा लेक्चर देने जा रहा हूँ कि उसमें अगर आप ठीक से पढ़ लोगे तो यानी कि कभी आइडियोलॉजी को लेकर किसी को भी कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मैं उसको आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ से क्या विचारधारा है। ये देखो, मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, मैंने आपको इंडिया और चाइना के अंतर संबंधों के अबाउट 2 लेक्चर दे दिए हैं। उसमें एक लेक्चर अभी बचा हुआ है जिसमें मेंस के प्रश्न पूर्ण रूप से हो जाएंगे। तो उसी के साथ साथ हमको यह देखना होगा कि उस बीच जब जो मैं लेक्चर दूंगा वो नेहरू जी का आइडियलिज्म पर मैंने उस लेक्चर को तक किया था उससे पहले क्लासेस में, और नेहरू जी का आइडियलिज्म मुझे वहाँ से पढ़ाना है और उसी पर आधारित जो मेंस के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिन आयामों पर प्रश्न बनेंगे, वह मुझे अभी सारा कराना आपको है। तो उसी के साथ साथ देखो, उससे पहले कुछ आइडियोलॉजी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुछ आइडियोलॉजी यानी कि विचारधाराओं का पता होना बहुत जरूरी है। उन आइडियोलॉजी का अगर ज्ञान आपको नहीं है तो हो सकती है प्रश्न को समझने में कठिनाई, समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो उससे पहले मैं इसीलिए एक विचारधाराओं का आपस में आपको समझाने में सफल हो जाऊं, तो उसी लिए मैं आज एक आइडियोलॉजी का यानी कि कंसेप्ट लेके आया हूं। कंसेप्ट क्या बोले तो उनको समझाने का कंसेप्ट लेके आया हूं, आइडियोलॉजी तो पहले से ही है। तो यानी कि मैं उनको आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा तो कहीं ना कहीं आप एक सिनॉप्सिस की तरीके से उन आइडियोलॉजी को, परसेप्शन को अपने दिमाग में समझ कर बैठा लीजिएगा और उनको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि कभी आपको कोई चीज़ माइंड से स्लिप हो जाए तो रिव्यू करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आज हम आपको विचारधाराओं के बारे में कुछ बताएंगे, यानी कि आपने कुछ विचारधाराएं पढ़ी होंगी। जैसे आप कोई भी बुक उठा लो तो उसमें 1-2 बार पूंजीवाद आ ही जाता है। जैसे आप इकोनॉमी उठाओगे तो उसमें तो 10, 5, 20, 30 बार एक ही चैप्टर में पूंजीवाद या समाजवाद या कम्युनिज्म, उस तरीके के शब्दावली आपको मिल जाती है। वहीं उसी के साथ साथ आप पॉलिटिक्स उठा लो या पॉलिटिसाइंस उठा लो, कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो, उसमें भी विचारधाराओं पर ही बेस्ड किसी भी समाज परिवेश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसी तरीके से हम यह देखेंगे कि कौन सी विचारधारा किस तरीके की है। और वहीं नेहरू जी का जो आइडियलिज्म है, और नेहरू जी ने जो कंसेप्ट अपनाया भारत के अंदर, मिश्रित अर्थव्यवस्था कंसेप्ट लेकर आए, यानी कि मिश्रित किसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद की मिश्रित है, या साम्यवाद की मिश्रित है, या समाजवाद की मिश्रित है। तो ये सारी की सारी विचारधाराएं हैं। तो अभी मैं देखो, अगर जो कुछ भी आप बोलोगे तो मैं बाइलैंग्वेज बोलूँगा तो बाइलैंग्वेज पढ़ाऊँगा। अगर आप बोलोगे कि हिंदी में ही समझाओ सर, हमको हिंदी में बेहतर समझ में आता है, तो मैं आपको हिंदी में ही समझाऊँगा। क्योंकि देखो, कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज भी किए हैं पर्सनली कि सर जो आप बोलते हो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म या गुट निरपेक्ष और मिश्रित अर्थव्यवस्था की, ये क्या सिस्टम है, हम इनको समझ नहीं पाते जब आप ये शब्द बोलते हो। तो इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि पहले यही डाउट क्यों ना क्लियर कर दिया जाए बच्चे के, ताकि उसको आगे समझने में कोई समस्या ना हो। तो आज मैं वही कंसेप्ट लेके आया हूँ समझाने के लिए कि कैसे हम आइडियोलॉजी को समझेंगे। तो देखो, मैं लिख रहा हूँ कौन कौन सी आइडियोलॉजी हमको समझनी है यहाँ पर। एक तो पूंजीवाद, एक समाजवाद, एक साम्यवाद, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। और अगर आप लिखना चाहो तो यही मिश्रित, उसको बाद में समझ लेंगे, वो इन्हीं का मिला जुला समरूपता है, तो उसको बाद में समझेंगे। तो देखो, पहले पढ़ेंगे पूंजीवाद, यानी कि ये क्या है। तो देखो, ये जो तीनों हैं, तीनों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारधाराएं हैं। तो यानी कि इट इज ए आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड सोशलिज्म। तो ये सारी की सारी विचारधाराएं हैं। बस ये डिपेंड करता है कौन सी विचारधारा किस चीज को प्रमोट करती है और किस चीज को डिप्रमोट करती है। तो यह देखना होगा। पहले पढ़ेंगे हम पूंजीवादी विचारधारा क्या है। तो देखो, पूंजीवादी विचारधारा कोई नई विचारधारा, आज की विचारधारा नहीं है। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर फ्यूडल सिस्टम चलता था, सामंतवाद। वहीं से आपने देखा होगा स्लेवरी, व्यापार चलता था। व्यापार के माध्यम से वो वहाँ से श्रम को खरीदते थे, यानी कि दास को खरीदते थे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से।
यूरोप वाले और उनको अमेरिका में जाकर बेच देते थे और वहीं से उनके बदले में हीरे जवाहरात यूरोप लेकर आते थे। तो यानी कि वहीं से आर्थिक लाभ को केंद्र में रखकर जो सिस्टम तैयार किया गया, वहीं से इसका बीज तैयार हो जाता है। फिर यह अपने समय समय पर अलग अलग स्वरूप लेकर आया। जैसे एडम स्मिथ जी का अलग उन्होंने मॉडल दिया अपना, उससे पहले बहुत सारे दार्शनिक हुए जिन्होंने अपने पूंजीवाद को लेकर अलग अलग सिद्धांत दिए। तो देखो पूंजीवाद, एक बात तुमने देखी होगी, इससे पहले प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि बाटर सिस्टम पद्धति चलती थी, यानी कि समान के बदले समान, और उसमें व्यक्ति विशेष को कोई प्रधानता नहीं दी जाती थी। यानी कि पूंजीवाद में व्यक्ति विशेष को, यानी कि संसाधनों के स्वामित्व पर किसी व्यक्ति के अधिकार को महत्वता अधिक दी जाती है, उसी को पूंजीवाद सिंपल भाषा में कहते हैं। अब इसको ऐसे तो शब्दों में याद रख के और उसको फिर अपने परसेप्शन बनाना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको हम सारी विचारधाराओं को मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा और उसके 2-4 आपको एग्जाम्पल के साथ कंट्री के नाम भी चर्चा करते चलेंगे कि वहाँ पर कौन सी अर्थव्यवस्था है, और फिर इन सभी को मिला करके जो हमने अर्थव्यवस्था अपनाई। तुम्हें एक बात का पता भी होगा कि भारत के अंदर प्राचीन समय से ही एक खिचड़ी बनाने की और खाने की परंपरा रही है। तो यानी कि अगर खिचड़ी खाने और बनाने की परंपरा रही है तो वही हमारे जब खान पीन का पाठ था तो वही पाठ हमारे दर्शन का होना भी स्वाभाविक था। तो उसी को हमने अपने दर्शन में भी अपनाया। प्राचीन समय से आपने देखा होगा कि जैसे मैंने कन्फ्यूशियस पढ़ाया था, यानी कि एक ही विचारधारा कन्फ्यूशियस। तो आपने अलग अलग कंट्रियों के स्तर पर देखा कि किसी भी कंट्री ने इतनी डाइवर्सिटी के साथ सभी चीज़ों को साथ में संजो कर रखा नहीं। हमारे यहाँ सारी चीज़ों को, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग स्वतंत्रता, अलग अलग भाषाएं, सभी को एक साथ लेकर मिक्स कर कर चलना, यानी कि खिचड़ी बनाकर और पकाकर खाना और उसको लेकर आगे चलना। तो हमारी ये स्ट्रेंथ भी है, इस बात का ध्यान रखना कि हमारी ये स्ट्रेंथ भी है। और इसी स्ट्रेंथ पर आज हम भी, जैसे जब ब्रिटेन से हम आज़ाद हुए तो चर्चिल साहब कह गए थे कि ये इंडिया को आज़ाद तो हम कर रहे हैं वन नेशन के नाम पर, लेकिन ये ज़्यादा दिन आज़ाद नहीं रहेगा, अकेला नहीं रहेगा, यानी कि एक नेशन के रूप में नहीं रहेगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर 10 कोस पे पानी और घाट वाट सब बदल जाते हैं, भाषा लैंग्वेज। तो आज भी चर्चिल साहब तो नहीं है, लेकिन आप आज भी एक सूत्र में पिरोए हुए हो। तो यानी कि वो सारे के सारे जो यूरोप के दार्शनिक वगैरह जितने भी हमारे प्रति परसेप्शन बनाए हुए बैठे थे वो सारे फैले आज। तो यानी कि वो हमारी स्ट्रेंथ भी है। तो देखो पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक आइडियोलॉजी है, सामाजिक, यानी कि जो सामाजिक कैसे बॉन्डिंग होनी है, और एक राजनीतिक, ठीक, और इकोनॉमिक विचारधारा है। तो इट इज ए फिलोसफिकल एंड इकोनॉमिकल और सोशल आइडियोलॉजी। तो यानी कि ये सारी की सारी जितनी भी हैं सभी आइडियोलॉजी हैं। बस अब हम ये समझेंगे इसमें कि है मामला क्या इसमें। तो देखो पूंजीवाद जो है ये संसाधनों के ऊपर स्वामित्व, निजी स्वामित्व की मांग करता है। तो यानी कि अगर निजी स्वामित्व की मांग करता है तो एक बात ये ध्यान रखनी होगी आपको, अगर निजी स्वामित्व की मांग पूंजीवाद करता है तो इसमें कुछ ना कुछ, अगर एक व्यक्ति देखो, जैसे ये एक व्यक्ति ये है ए, एक व्यक्ति बी, दो व्यक्ति हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर निजी स्वामित्व की मांग होगी तो ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा लड़ेगा और ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा लड़ेगा। वहीं सी एक व्यक्ति ये अपने स्वार्थ के लिए 24 घंटे लड़ेगा। तो यानी कि और आर्थिक लाभ इसमें केंद्र बिंदु होता है। जब निजी स्वामित्व होगा तो आर्थिक लाभ भी स्वाभाविक होगा, और आर्थिक लाभ के लिए जब लड़ेगा तो यानी कि अगर आर्थिक लाभ ये ज्यादा लेगा तो यानी कि इसके साथ में आर्थिक गति क्रिया करके तो इससे लाभ लेगा या इससे लाभ लेगा। मान लो इससे लाभ ले लिया या इससे, किसी भी एक से इसने लाभ ले लिया तो ये तो खुश हो गया, लेकिन इसको तो दुखी होना पड़ेगा क्योंकि इसको तो लॉस होगा। अगर एक लाभ लेगा और जिससे लाभ लेगा, जिसके संसाधनों का प्रयोग लाभ लेगा करके, उसको तो लॉस होगा। इसने तो लाभ ले लिया, यानी कि इसने तो स्मृति ले ली, स्मृति होगी इसकी, तो वहीं इसको तो लॉस हो गया। वहीं देखो अगर इसने भी लाभ ले लिया आर्थिक गति क्रिया विधि करके,
तो इसको तो नुकसान हो गया, और इसने लाभ ले लिया इसको नुकसान करके, तो इसको लाभ हो गया। यानी कि अगर आपने व्यापार किया इस कंट्री के साथ या इस कंट्री ने इसके साथ, तो यानी कि अगर व्यापार इसके पक्ष में जाएगा तो इसको तो भाई नुकसान ही होगा, और इसके पक्ष में जाएगा तो इसको नुकसान होगा। तो अंतर स्पष्ट है कि जो पूंजीवाद विचारधारा है कहीं ना कहीं समाज के अंदर डिस्पैरिटी बढ़ाने में, विषमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अब आप ये देखोगे कि एडम स्मिथ साहब जब कंसेप्ट लेकर आए अपना बाजार का, और उन्होंने कॉमनवेल्थ उस पर बुक लिखी, यानी कि जब कॉमनवेल्थ वगैरह उन्होंने बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन जब बुक लिखी, यानी कि विश्व में पूरी समृद्धि आएगी, तो वेल्थ ऑफ नेशन जब उन्होंने बुक लिखी अपनी, तो उसमें पूरे विश्व को उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई लॉस नहीं होगा, मैं इसका मॉडल दूंगा, और उन्होंने अपनी एक विचारधारा रखी। तो देखो उन्होंने क्या विचारधारा रखी कि ये 3 पैरामीटर हैं, यानी कि उत्पादक, श्रम यानी मजदूर, और व्यापार या श्रम या खरीदार यानी कि मार्केट। तो देखो इन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा ये तुमने जो लॉस वाला और प्रॉफिट वाला किया, ये सब चीज ऐसा नहीं है कि, यानी कि अगर उत्पादक को प्रोडक्शन निकलवाना होगा तो वो श्रम की बात को मानेगा, अगर वो इसको सही से पैसे देगा तो ये श्रम यानी कि मजदूर यहाँ काम करेगा, अगर नहीं देगा तो लॉस इसी के साथ साथ ये काम नहीं करेगा और इसको भी होगा और ये तो काम करेगा ही नहीं। तो यानी कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। और बाजार, यानी कि बाजार पे छोड़ दिया गया सारा मामला कि बाजार व्यक्ति कर सकता है गलती, बाजार तो कभी गलती करता ही नहीं, कि बाजार चलेगा अपनी वैल्यू मूल्यों के आधार पर और तटस्थ होकर बाजार अपनी गतिविधियां करेगा। तो इन्होंने देखा कि भाई देखो अगर ये खरीदार है और ये उत्पादक करता किसी प्रोडक्ट को बेचेगा, तो यानी कि अगर इसको सही लगेगा तो ये इससे ले लेगा, अदरवाइज कोई और उत्पादक, यहाँ तीसरा उत्पादक, क्यों कैपिटलिज्म तो बाजार की बात करता है और बाजार तो यानी कि यहाँ कंपटीशन भी होगा, तो यही दूसरा उत्पादक होगा और ये अपने उत्पाद को इसको कम कीमत पे दे देगा, इसको भी लाभ होगा और भाई इसको भी लाभ होगा, ये कम कमाएगा लेकिन बल्क में कमाएगा, ज्यादा व्यापार होगा। देखने में तो अच्छा लग रहा है मॉडल, लेकिन वहीं से पर्सन आएगा वर्तमान कंडीशन में जुड़ के, वह हमको देखना होगा कैसे, कि जैसे कोविड-19 से पर्सन आएगा, यानी कि पूंजीवाद के क्या ऐसे परिणाम रहे कि कोविड-19 में उसका आर्थिक परिदृश्य सामने आ गया, जो सामाजिक बॉन्डिंग वगैरह सभी आप देख ही रहे हो कि कैसे क्या हुआ। यानी कि इस पूंजीवाद ने जो वेल्थ ऑफ नेशन की बात की थी और सामने तुम्हारे स्पष्ट है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने देखा वो मजदूर लेबर, यानी कि जिस कल कारखानों में वो काम करते थे और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा करके अपने मालिक को यानी कि उद्यमी को देते थे, उस उद्यमी व्यक्ति ने इन लेबर के बारे में क्या सोचा और क्या किया वो आप सभी देख रहे होंगे। तो यानी कि इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जो वेल्थ ऑफ नेशन की बात की थी कैपिटलिज्म ने, वो यहाँ सत्य प्रतीत होती नहीं दिखाई पड़ रही है। तो यानी कि ऐसी इसके अंदर क्या कमी रही जो इसने व्यक्तियों को अंदर सोशल बॉन्डिंग को कम किया और सोशल बॉन्डिंग के साथ साथ विषमता को बढ़ाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब इसके सारे की सारी हम कमियां भी देखेंगे, वो कमियां हम यहाँ नहीं देखेंगे। जब मेंस का प्रश्न, आज विचारधारा समझ लो ओनली, जब मेंस का प्रश्न मैं कराऊंगा कोविड-19 का इनसे जोड़ के, क्योंकि देखो कोविड-19 ने पूरे परिदृश्य को बदल के रख दिया है। अब आप देखोगे कि यानी कि पहले जिस समय भारत के अंदर महामारी या विश्व के अंदर महामारी आई है, तो वहां एक एरा बन जाता था महामारियों का, और उसी एरा को व्यक्ति सेंट्रिक मानकर वहां से अपने टाइमिंग की जो होती थी काउंटिंग करता था। यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ और सन जैसे 18वीं शताब्दी में, यानी किसी शताब्दी के अंदर किसी सन में कोई महामारी फैली, अगर वहां किसी बच्चे का 1 साल बाद जन्म हुआ तो उसका एग्जैक्ट डेट ना याद रखे तो व्यक्ति क्या कहता था कि ये महामारी के 1 साल बाद जन्म हुआ था इसका, या महामारी के 2 साल बाद जन्म हुआ था, या कोई घटना घट गई या भूकंप आ गया, तो यानी कि महामारी के 3 साल बाद ऐसे यहाँ भूकंप आया था और वो त्रासदी उस समय हुई थी। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा एरा चेंज होने वाला है और सभी ब्रांचेज यानी कि सभी सब्जेक्टों में रिसर्च भी होने वाले हैं और सभी सिलेबस के पार्ट में कोविड-19 का कम से कम कुछ ना कुछ कमोबेश रूप में सिलेबस भी आएगा जरूर, एकेडमिक लेवल पर या
प्राइमरी स्तर पर भी काफ़ी इसकी चीज़ें बदलने वाली है कोविड-19 को लेकर, तो वो हमको मेंस के प्रश्न इससे स्वाभाविक है, क्योंकि यूपीएससी तो करंट की चीज़ों से रूबरू 24/7 ही रहता है, तो इसलिए उसका प्रश्न यहाँ आना स्वाभाविक है। तो आपने देख लिया कि पूंजीवाद निजी स्वामित्व की बात करता है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिवाद की बात करता है, और व्यक्तिवाद की बात करता है तो यानी कि व्यक्तिवाद सेंट्रिक होकर व्यक्ति अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर ही कार्य करेगा। तो यानी कि जो इसके अंदर सामाजिक अंडरस्टैंडिंग और सामाजिक बॉन्डिंग होगी, वो आप समझ सकते हो, वो हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। यानी कि इसका मैं एक और लेक्चर लेके आऊंगा, यानी कि अलग अलग इस विचारधारा पर अलग, इस विचारधारा पर अलग और इस विचारधारा पर अलग, यानी कि इस विचारधारा के क्या सकारात्मक पहलू है और क्या नकारात्मक पहलू, और क्या समाज पर इसने अपना प्रकाश या प्रभाव डाला है। इसी तरीके से इसकी क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक, इसीलिए इसकी क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक क्या प्रभाव डाला है, वर्तमान संदर्भ में इसका कितना रिलेवेंट है, यानी कि प्रासंगिकता है, तो वह हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज समझ लो, यानी कि निजी स्वामित्व की बात करता है, इंडिविजुअल को बढ़ावा देता है, और उत्पादकता यानी कि मांग और सप्लाई पर निर्भर बाजार व्यवस्था को चलाता है। तो यानी कि ये होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखो दोस्तों, हम पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद, यानी कि पूंजीवाद को मैं यहाँ से रद्द कर रहा हूँ। तो देखो, अब समाजवाद को थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, यानी कि यहाँ से रख करके इधर कर लेते हैं समाज। तो देखो, समाजवाद और साम्यवाद क्या बात करते हैं और क्या कहते हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई विचारधारा है। तो यानी कि अगर आपस में जुड़ी हुई विचारधारा है तो उनमें हमको क्या अंतर देख रहा है, यानी कि फिर इनके नाम ऐसे अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि आपने देखा होगा, अगर किसी चीज का भी नाम अलग अलग होगा, यानी कि जिसका पर्यायवाची सिनोनिम्स होगा, तो उसको लेकर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी स्तर पर कोई अंतर जरूर होगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, जैसे एक पानी होता है और एक जल होता है, तो आपकी नज़रों में या साइंटिफिक नज़रों में भी दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि H2O दोनों का फॉर्मूला भी एक ही है। तो उसी को देखते हुए अगर दोनों का फॉर्मूला एक है और उसमें साइंस भी अंतर नहीं कर पा रहा पानी और जल के अंदर, तो और हमारे ग्रंथों में ये सब चीज़ें पहले ही इसमें डिफरेंट किया हुआ है। यानी कि जब पानी बोलते हैं कोई या कोई जल बोलता है, तो उसका सेंस क्या है, उसमें क्या किस चीज़ के लिए क्या बोला जा रहा है, तो वो समझो। देखो, जैसे पानी होता है, पानी हम नॉर्मली भाषा में पीने या कपड़े धोने या सिंचाई करने वगैरह या नहाने के लिए, स्नान के लिए हम यूज करते हैं। वहीं आपने देखा होगा, जब कभी आपके यहाँ पुरोहित लोग आते हैं, यानी ब्राह्मण लोग आते हैं, और कभी पूजा होती है, तो पूजा के समय में आपने देखा होगा, पंडित जी जब तुम्हारी शादी होगी, वो प्रत्यक्ष रूप से आप उसको देखोगे ही, और उसी विधान परंपरा से होगी। यानी कि अगर आपकी किसी कारणवश किसी और परंपरा से हो जाए तो उसका मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ आपको उस चीज़ की ज़रूरत शायद ना पड़े, क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं, कौन सा किस रास्ते को निकलेगा इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन जो हिंदू परंपरा के तहत शादी होती है और उसके अंदर जब पुरोहित साहब आते हैं और लड़की और लड़का दोनों बैठते हैं, तो वहाँ पुरोहित साहब एक आवाज़ लगाते हैं, वो बोलते हैं कि या आपके यहाँ सत्यनारायण जी की कथा होती हो घरों में, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ जब पुरोहित साहब बैठते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते कि पानी लेकर आओ, वो बोलते हैं कि गंगा जल लेकर आओ। गंगा भी नहीं बोलते तो जल लेकर आओ। अगर गंगा का जल नहीं चाहिए होता, नॉर्मली भी वो पानी को उस समय पूजन में जो मिष्ठान के लिए या पीने के लिए मतलब कि जो यूज होता है, या वहाँ पूजा में रखने के लिए कलश के अंदर यूज होता है, उसको ब्राह्मण साहब या पुरोहित साहब कभी पानी नहीं बोलते, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, जल। तो यानी कि पानी और जल में वो कहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है, तो शब्दों को लेकर बहुत बड़ा अंतर है। तो उसी को लेकर सॉरी, यहाँ भी उसी तरीके से अंतर है। तो देखो, यहाँ उससे भी ज्यादा भिन्नात्मक रूप में अंतर है। तो साम्यवाद भी और समाजवाद भी बात करता है दोनों समानता की, बात की दोनों ने समानता की। जब दोनों ने समानता की बात की, लेकिन उनके लिए रास्ते जो अपनाए, वो दोनों ने रास्ते अपनाए अलग अलग। तो यानी कि साम्यवाद कहता है कि देखो भाई, व्यक्ति जितनी क्षमता के हिसाब से कार्य करेगा, उसकी क्षमता के हिसाब से उसको पैसे दो या अनाज दो, कुछ भी दो,
संसाधन जिस पे आपकी बात हुई है उससे, और वही बात करेगा कि भाई यहाँ से जो भी है, तो जब ये समाजवाद की ही बात कर रहा है यानी कि क्षमता के हिसाब से पैसे दो, और वहीं यानी कि विषमता को समाप्त करो, समता लेकर आओ, और यानी कि राज्य को, नंबर 3, राज्य को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो सभी को समानता के पैरेलल लेकर आए, यानी कि एक लाइन में सभी को लेकर आए। तो एक बात ध्यान रखना, हम समाजवाद पढ़ रहे हैं और समाजवाद राज्य को स्वीकार करता है, ये बात ध्यान रखना, उसी स्तर पर हम अंतर करेंगे फिर। और ये विषमता को समाप्त करने की बात करता है और समता लाने की बात करता है। तीसरा प्रश्न, मतलब तीसरा पॉइंट, क्षमता के हिसाब से, यानी कि जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है, यानी कि अगर एक व्यक्ति है और ये 4 घंटे काम करता है तो इसे 4 घंटे के अनुसार ही पैसे मिलने चाहिए। अगर इसने 4 घंटे में 3 पेड़ की कटाई करी तो यानी कि इसे 3 पेड़ के हिसाब से पैसे दे देने चाहिए। और एक व्यक्ति के पास यानी कि 10 पेड़ काटने की क्षमता है और इसने 10 पेड़ काटा तो इसे 10 पेड़ काटने के पैसे दे दिए जाने चाहिए। ये बोलता है आपका ये समाजवाद। अब साम्यवाद देखो, इसी के अंदर जाकर फिर ऑपरेशन करेगा एक बार और। साम्यवाद बोलता है कि देखो समाजवाद तो हम लाएंगे, और ये देखो समता यानी कि सभी को समान लाने के लिए शांति से समाजवाद लाने के लिए, विचारों के माध्यम से, विचारों के शांतिपूर्ण विचारों के माध्यम से समानता लाने की बात करेगा। और ये देखना क्या कहेगा, ये कहेगा कि देखो भाई समानता कभी भीख मांगने से नहीं मिलेगी आपको। किसान और मजदूर यानी कि ये मान के चलता है कि हमेशा समाज के अंदर 2 वर्ग होंगे, एक शोषक और एक शोषित, एक हैव्स नॉट, जिसके पास सब कुछ नहीं है, जिसके पास सब कुछ है और एक के पास कुछ भी नहीं है, यानी हैव नॉट और हैव्स। तो यानी कि जो होगा हैव्स और हैव्स नॉट, ऐसा मान लो, या इसमें कुछ भी मान लो, यानी कि 2 व्यक्ति मान लो, जैसे एक वर्ग ये, एक वर्ग में मान के चलो, एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, तो वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड, तो यानी कि इधर मान लो किसान और मजदूर, इधर मान लो पूंजीपति। तो देखो ये कहेगा कि हमेशा ये पूंजीपति राज्य होगा, तो राज्य के अंदर मध्यम वर्ग से ही वहां प्रतिनिधित्व व्यक्ति करेंगे, और प्रतिनिधित्व अगर व्यक्ति करेंगे तो यानी कि हमेशा पॉलिसी मध्यम वर्ग के दबाव में बनेगी, और मध्यम वर्ग के दबाव में बनेगी तो इसका शोषण हमेशा होता रहेगा। तो ये जो शोषण होगा ये हमेशा कभी नहीं खत्म होगा, यानी कि पूंजीपति वर्ग किसान और मजदूरों का शोषण हमेशा करेगा। और ये कोविड-19 में आपने देखता प्रतीत होता हुआ भी देख लिया है। इसकी बात में दम बहुत होता है, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से लाने में बहुत ज़्यादा चैलेंज होते हैं। हर एक कंट्री के बस की बात नहीं कि इसको प्रॉपर रूप से ले आए। कभी भी साम्यवादी और समाजवादी आप में तर्कों से कभी नहीं हरा सकते आप उसको, पूंजीवादी को तर्कों में आप हरा सकते हो, इसके तर्क बहुत मजबूत हैं। अभी विचारधारा आई थी क्यों, ये विचारधारा मैं जब मैं इसका प्रश्न कराऊंगा तो वहीं बताऊंगा, थोड़ा सा रेफरेंस ले लो कि आई किस वजह से। देखो आपने पूंजीवादी विचारधारा इससे पहले आई, जब पूंजीवादी विचारधारा आई और उसके नए नए रूप बदलते आए समाज के अंदर, तो जो उससे समस्याएं पनपी, यानी किसान मजदूर, और यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और वहाँ 2 वर्ग बहुत उभर कर आए, किसान मजदूर और पूंजीपति। और जो वहाँ देखा कि किसान और मजदूरों का शोषण बहुत भयंकर तरीके से हो रहा था, तो उसी समय वहाँ पर कार्ल मार्क्स वगैरह, यानी कि इससे पहले भी कुछ समाजवाद के थिंकर्स आए वहाँ पे, फिलोसफर आए, जैसे साइमंस, आपने पढ़ा हुआ नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मिल्स ने भी इसके बारे में चर्चा करी, और बहुत सारे यानी कि फ्यूल वगैरह और हेनरी वगैरह, बहुत सारे थिंकर्स हैं ऐसे जिन्होंने इसके बारे में बात की। लेकिन वहीं एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति मान के चलो किसानों और लेबर के, तो ये एक तरीके से बहुत ही अग्रदूत हैं, क्योंकि इनका नाम था कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स, जर्मनी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने उस ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया कि यार जब सभी एक जैसे जन्म लिया और एक ही समाज परिवेश में व्यक्ति पल बढ़ रहा है, यानी कि एक ही नेशन के अंदर पल बढ़ रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन करने वाला ये पूंजीपति वर्ग कौन होता है इस शोषक वर्ग के साथ। तो इसने वहां जैसे ही
अपनी आवाज उठानी शुरू करी, तो यानी कि पूंजीपतियों के हित पर इसने चोट की और पूंजीपतियों ने इसको मरवाने की प्लान बनाई। और ये वहां से भाग के रसिया तुरंत आकर इसने हल्ला उतार के बोला कि भाई ये शोषण पूंजीपति वर्ग इनका किसान मजदूरों का कर रहे हैं, और इनको आवाम दी और आवाज दी किसान और मजदूरों, विश्व के किसान और मजदूरों, यानी कि पूरे बड़े किसान और मजदूरों, तुम्हारे पास पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए ओनली बेड़ियां हैं जो पैरों में पड़ी है तुम्हारे पास। तो इनको तोड़ो और सब इकट्ठे हो जाओ और सर्वहारा क्रांति करो, और सर्वहारा क्रांति के माध्यम से सत्ता को अपने हाथ में लो और राज्य को यहाँ से हटाओ, क्योंकि राज्य तुम्हारे ऊपर शोषण करता है। वहीं इसने शादी जैसे संबंधों को भी नकार दिया, यानी कि शादी का मतलब होता है कि शादी मत करो। शादी का मतलब यह होता है यानी कि पुरुषवादी समाज, महिला का हमेशा शोषण होता है और वो बहुत सारे दबाव में रहती है, तो यानी कि इसको भी नकार दो। लिविंग रिलेशनशिप अपनाओ, शादी जैसी कोई भी संस्था का खंडन किया इसने। तो यानी कि किसी भी स्तर पर शोषण को स्वीकार नहीं करता। तो यानी कि देखो, इसने किसान और मजदूर यानी कि एक वर्ग में इसको बोले तो सर्वहारा बोलते थे। तो सर्वहारा की क्रांति यहीं से बोल्शेविक क्रांति रशिया में 1917 में हुई थी, यही वो क्रांति थी, सर्वहारा की क्रांति। तो किसान और मजदूरों का रिवोल्यूशन इसी को बोलते हैं। चाइना में भी यही था, माओ से तुंग वगैरह। अब वो थोड़ा उनके समाज के स्तर पर उनमें भिन्नता करी जा सकती है, वो कर लेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो, ये राज्य को एक्सेप्ट करता है, ये राज्य को नकारता है, ये पीसफुल समानता की बात करता है, वो क्रांति के माध्यम से, वो क्रांति के माध्यम से, यानी कि संघर्ष करो, लड़ो, मरो, कटो, कुछ भी करो, लेकिन सत्ता इस पूंजीपति के हाथ से छीनकर अपने हाथों में लाओ। तो और दूसरा, इसमें एक भिन्नता यहां भी दिखाई पड़ती है कि आपने देखा होगा, ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्षमता के हिसाब से पैसे दो। ये व्यक्ति साम्यवाद क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि क्षमता के हिसाब से नहीं, आवश्यकता के हिसाब से पैसे दो, यानी कि आवश्यकता के हिसाब से, जब भी समानता आएगी। तो देखो, समानता ये कैसे लाने की बात कर रहा है, आवश्यकता के हिसाब से। एग्जाम्पल से समझो, आवश्यकता के हिसाब से ऐसे लेके आनी पड़ेगी समानता कि अगर ए व्यक्ति 2 घंटे काम करता है और इसकी जरूरत है 2 घंटे के, इसको 4 रुपए मिलते हैं और इसकी जरूरत 6 रुपए की है। वहीं बी व्यक्ति 6 घंटे काम करता है और इसकी जरूरत 3 रुपए की है। तो यानी कि ए व्यक्ति 2 घंटे काम करता है और 2 घंटे काम करके इसकी आवश्यकता 6 रुपए की है। बी व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहा है, देखो ये 2 घंटे काम कर रहा है, इसकी आवश्यकता जबकि 6 रुपए की है, और ये बी 6 घंटे काम कर रहा है, इसकी आवश्यकता 3 रुपए की है। तो इसको 6 घंटे के हिसाब से पैसे मत दो, इसको 3 रुपए की जरूरत है, 3 रुपए दो। ये 2 घंटे भले ही काम कर रहा है, लेकिन इसकी जरूरत कितनी है, 6 रुपए की। इसका हो सकता है परिवार बड़ा हो, तो अगर इसको 6 रुपए की जरूरत है तो घंटे भले ही 2 काम कर पाता हुए, लेकिन इसको 6 रुपए दो, क्योंकि इसकी आवश्यकता 6 रुपए की है। तो देखो विचारधारा कितनी अच्छी लग रही है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई हैंडीकैप है, या समाज के अंदर कोई भी घर ऐसा हो जाता है, बूढ़े वृद्ध, उसमें कोई बच्चा नहीं है उनके पास, तो यानी कि उनकी जरूरत तो, आवश्यकता तो हमेशा बनी रहेगी। और साम्यवाद कह रहा कि आवश्यकता सबकी बराबर है और आवश्यकता की पूर्ति करना हमारा काम है। तो यानी कि उसको तो आराम से वो उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको देता रहेगा, तो उसको करना या ना करना कुछ जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से करने के लिए सक्षम भी नहीं है। तो यानी कि उसकी आवश्यकता पूर्ण होती रहेगी, लेकिन दिखने में ही बहुत अच्छा है। जब दिखेगा, और सर्वहारा भी तो कोई एक शासक ही बनेगा इसका, जो भी वहां पे क्रांति करेगा, तो वो इस वर्ग को रास्ते से ही हटाने का प्रयास करेगा। और यही आप इसके मूल में देख सकते हो, यही इसके सिमटने की भी एक सबसे बड़ा कारण यही है कि जो इस वर्ग को, जिसको ये समझेगा कि यार इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं तुम्हारे समाज के अंदर, तो इसको रास्ते से हटाओ। तो यानी कि वो बहुत सारे इसके अंदर ऐसे फैक्ट छुपे हुए हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये सारे लागू होते हैं। और व्यवहारिक रूप में अगर लागू होते हैं तो इन स्तर पर इनमें भिन्नता की जा सकती है। अब विचारधारा मैंने आपको पढ़ा दी, यानी कि पूंजीवाद जब मैं बोलूंगा तो तब भी आप समझ जाना कि पूंजीवाद क्या है। इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद और संसाधनों के ऊपर निजी स्वामित्व, और यहाँ यानी कि संसाधनों के ऊपर राज्य का अधिकार, सभी संसाधनों के ऊपर राज्य का अधिकार, क्योंकि ये राज्य को मानता है। और यहाँ
संसाधनों के ऊपर सभी का अधिकार, यानी कि आम जन का अधिकार, सबका अधिकार, यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी है उस पर सभी का अधिकार है। और सभी का अधिकार है तो यानी कि किसान और मजदूरों का ही अधिकार है। तो एक तरीके से जब किसी का कोई शोषण ही नहीं होगा तो राज्य की क्या जरूरत, क्योंकि राज्य तो शोषण को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था की भी क्या जरूरत। तो यानी कि सारी ऐसी संस्थाओं को नकार देता है। तो इस स्तर पर यहाँ साम्यवाद और समाजवाद में आप भिन्नता कर सकते हो। तो चाइना इसका प्रवर्तक है, वही रशिया इसका प्रवर्तक है, वही ब्रिटेन पूंजीवाद और अमेरिका पूंजीवाद, बहुत सारी कंट्री, वही क्यूबा इसका प्रवर्तक है साम्यवाद का, फिदेल कास्ट्रो जहाँ के शासक थे। वहीं आप देखोगे बहुत सारी कंट्रियाँ इसकी भी प्रवर्तक हैं और साम्यवाद की तो आपने देख ही लिया, चाइना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और अब आप समझोगे कि हम कहाँ बैठते हैं, आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रही होगी बात कि हम कहाँ बैठेंगे, इस पे या पूंजीवाद पे। ये बात मैंने स्पष्ट आपको पहले ही बता दी थी कि भारत के अंदर खिचड़ी खाने की परंपरा पहले से, तो हम कहाँ बैठेंगे, मिश्रित में बैठेंगे। तो इसीलिए हमने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई, मिश्रित। तो मिश्रित मतलब हम आवश्यकता के हिसाब से वृद्धा पेंशन भी देते हैं, वो कुछ करती भी नहीं महिला हमारे यहाँ। हम जो बुजुर्ग व्यक्ति उसको 70 साल होने के बाद में 70 साल ही पेंशन भी देते हैं, यानी कि साम्यवाद आवश्यकता के हिसाब से। वहीं हम समाजवाद भी हैं, क्षमता के हिसाब से भी हमारे यहाँ पैसे दिए जाते हैं। अगर आप कहीं पर 4 घंटे काम कर रहे हैं तो वहाँ जैसे कोई एक इंजीनियर किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसकी ड्यूटी तो 8 घंटे की है, और वहीं इंजीनियर को अगर प्रोडक्शन किसी एक्सपोर्ट या बाहर का निकालना पड़ रहा है या ऑर्डर ज़्यादा आ गया, वहीं 10 घंटे निकालना पड़ गया। तो यानी कि इसने जितनी इसकी क्षमता थी उससे ज़्यादा काम करने के लिए इसने क्षमता के हिसाब से अपनी 10 घंटे काम कर दिया, तो इस 2 घंटे के हिसाब से इसको एक्स्ट्रा पैसा दो। वहीं पूंजीवाद भी हमारे यहाँ है। वहीं हमारे यहाँ जहाँ राज्य के लोक उपक्रम में जैसे बेचल वगैरह, सेल वगैरह, गेल वगैरह, एनटीपीसी वगैरह, वो दोनों के गठबंधन से चलती है, प्राइवेट प्लस उनके। एक तरीके से देखा जाए तो रेलवे राज्य के अंदर चलता है पूरा का पूरा। वहीं राज्य का मतलब यहाँ हम नेशन की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो वहीं हम पूंजीवाद यानी कि कैंटीन हमने उसी रेलवे की जहाँ पे समाजवाद था, वहीं पे हमने क्या लेके आ गए, किसी प्राइवेट व्यक्ति को टेंडर भी दे दिया। तो यानी कि हमारे यहाँ तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारी तो परंपरा खिचड़ी खाने की रही है, तो हम एक किसी अर्थव्यवस्था को कैसे बना लेते हैं। तो यानी कि नेहरू जी मिश्रित अर्थव्यवस्था ले गए, यानी कि हम देखो भाई किसी को निराश नहीं करते विचारक को, हम सभी के लेकर चलेंगे साथ में, और यही हमारी स्ट्रेंथ भी है। हमने सभी विचारों को बराबर अपने यहाँ समाये रखा। तो अब आप इस स्तर पर समझ गए होंगे। इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था से अब हमको देखना होगा, वहीं इन विचारधाराओं के आधार पर जो गुट भी बने हुए हैं, जो मैं बार बार बोल रहा था लास्ट लेक्चर में भी कि नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष अपनाया। तो यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का है वैसे तो पोर्शन, एक बार समझ लो कि जो समाजवाद है ये रशिया का प्रवर्तक है, उस समय यूएसएसआर था, यानी कि वो विचारधारा किस, अब समझ के होंगे कि किसको प्रमोट करती है, और इसी के एंटी यानी कि पूंजीवादी विचारधारा होगी। तो वो